चलो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का थियरी चैप्टर रिवाइज करेंगे। इसमें 2 यूनिट्स है। यूनिट 1 है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, यूनिट 2 है सैम्पलिंग। दोनों यूनिट से 4-5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करने हैं। तो अप्रोक्सीमेटली ये पूरा चैप्टर 8 से 10 मार्क्स के लिए आता है। ईजी चैप्टर है। थियरी को अगर लॉजिक से समझोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, बेटर आंसर कर पाओगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो अब हम लोग यूनिट 1 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड इन 2 सेंस। तो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स के 2 डेफिनेशन दी। एक दिया है सिंगुलर सेंस में, दूसरा दिया है प्लूरल सेंस में। एकदम सिंपल अगर टर्म्स में मैं बोलूँ, जब भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो जाता है सिंगुलर सेंस में। बट जब भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स का एज अ डेटा बात करते हैं, एज अ डेटा बात करेंगे तो वो जाएगा प्लूरल सेंस में। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन सीए फाउंडेशन, तो यहाँ पे हम लोग स्टैटिस्टिक्स को एज अ सब्जेक्ट की, मतलब सब्जेक्ट के टुवर्ड्स बात कर रहे हैं। नहीं है। चलो आज हम लोग रिवाइज करेंगे स्टैटिस्टिक्स का थियरी चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 13। इसमें टोटल 2 यूनिट्स है। पहला यूनिट है आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और दूसरा यूनिट है सैम्पलिंग। आज के वीडियो में हम लोग पहला यूनिट कवर करेंगे। यू कैन एक्सपेक्ट 4 to 5 मार्क्स फ्रॉम ईच यूनिट। तो टोटल 8 से 10 मार्क्स का चैप्टर बनता है पेपर में। अब काफ़ी ईजी चैप्टर है, काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। थियरी को लॉजिक से समझोगे तो बेटर स्कोर कर पाओगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट। अब फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले तो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने स्टैटिस्टिक्स के 2 डेफिनेशन दिए। एक दिया हुआ है सिंगुलर सेंस में, दूसरा दिया हुआ है प्लूरल सेंस में। अब सिंपल टर्म्स में समझते हैं। जब भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो जाएगा सिंगुलर सेंस में। बट जब भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स एज अ डेटा बात करेंगे तो वो जाएगा प्लूरल सेंस में। तो फॉर एग्जाम्पल जब मैं बोलता हूँ स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ सीए फाउंडेशन, तो यहाँ पे हम लोग स्टैटिस्टिक्स को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो वो किस में जाएगा, सिंगुलर सेंस। बट अगर मैं मान लूँ ऐसे बोलता हूँ स्टैटिस्टिक्स ऑफ विराट कोहली शोज दैट ही इज अ बेटर बैट्समैन देन मोस्ट ऑफ अदर इंडियन बैट्समैन, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स एज अ डेटा। तो यहाँ पे हम लोग स्टैटिस्टिक्स को एज अ डेटा जब यूज करेंगे तो वो किस में जाएगा, प्लूरल सेंस में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में वही दिया, स्टैटिस्टिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन कॉमर्स, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू अ सब्जेक्ट, तो इसलिए ये किस में जाएगा, सिंगुलर सेंस में। वही अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल स्टैटिस्टिक्स ऑफ रेनफॉल शो एन इंक्रीज दिस ईयर, तो यहाँ पे ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है, ये रेनफॉल के डेटा की बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में या फिर इस साल में स्टैटिस्टिक्स ऐसा दिखा रहा है कि रेनफॉल ज़्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है वो सब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर रहा है, वो रेनफॉल के डेटा को डिफाइन कर रहा है। तो जब स्टैटिस्टिक्स का यूज डेटा को डिफाइन करने में होगा तो वो जाएगा प्लूरल सेंस में। इसके बाद सेकंड पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स का कहाँ का एप्लीकेशन होता है, ये तुम याद रख सकते हो, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, बट मॉड्यूल में दिया हुआ इसलिए कवर कर लिया। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशंस क्या क्या है, कि स्टैटिस्टिक्स जब भी हम लोग यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या लिमिटेशंस है। सबसे पहला लिमिटेशन तुम्हारा लिमिटेशन ऑफ एग्रीगेट डेटा या फिर लिमिटेशन ऑफ एवरेज। स्टैटिस्टिक्स को यूज करके हम लोग एवरेज निकालते हैं। मतलब जब भी अगर मैं बोलूँ पूरे क्लास का एवरेज हाइट 160 सेंटीमीटर है, इसका ये मतलब नहीं है कि क्लास में हर एक स्टूडेंट का हाइट 160 सेंटीमीटर है। किसी का हाइट 160 से ज़्यादा होगा, किसी का हाइट 160 से कम होगा। बट जब मैं बोलता हूँ एवरेज 160 है तो उससे पूरा डेटा डिफाइन नहीं होता है, मतलब इंडिविजुअली डेटा डिफाइन नहीं होगा, सिर्फ पूरे क्लास का एवरेज मिलेगा। तो जब भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं वो सिर्फ एग्रीगेट डेटा के बारे में बताएगा, पूरे डेटा के बारे में इंडिविजुअली नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल वही है कि अगर फॉर एग्जांपल एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10 इज 160 सेंटीमीटर, दिस डज नॉट मीन एवरी स्टूडेंट इज 160 सेंटीमीटर। कोई 150 होगा, कोई 170 हो जाए। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, इग्नोर करता है इंडिविजुअल डेटा को या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। ये पहला लिमिटेशन है, तो हमें लिमिटेशन याद रखना है। तो पहला लिमिटेशन का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एग्रीगेट। तो स्टैटिस्टिक्स किसके ऊपर फोकस करता है, एग्रीगेट डेटा पे। इंडिविजुअल डेटा पे फोकस करता है क्या, नहीं। दूसरा लिमिटेशन, स्टैटिस्टिक्स विल वर्क बेस्ट विद नंबर्स। मतलब अगर क्वांटिटेटिव डेटा होगा तो वो सबसे बढ़िया काम करेगा। बट अगर डेटा आपका नॉन न्यूमेरिक है, मतलब क्वालिटेटिव है, तो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर्स की फॉर्म में, तभी हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे अगर हमें मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन। अगर आपका डेटा नॉन न्यूमरिक है, मतलब क्वालिटेटिव है, तो सम करना पॉसिबल नहीं। मतलब अगर मान लो मैं आपको डेटा दे दूं रेड शर्ट्स, ब्लैक शर्ट्स, ब्लू शर्ट्स, ग्रीन शर्ट्स, ये जो डेटा है ये न्यूमरिक नहीं है। ये जो डेटा है ये क्वालिटेटिव है, ये कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है, तो ये नॉन न्यूमरिक डेटा है। तो यहाँ पे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं क्या, नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव डेटा को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर्स में, मतलब क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। ये दूसरा लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन, जो भी हम लोग स्टैटिस्टिकल फोरकास्ट करते हैं दे आर बेस्ड ऑन दी अजम्पशन दैट कंडीशन शुड रिमेन दी सेम। अगर मैं बोलता हूँ मान लो कि एवरेज रिलायंस ने पिछले 10 साल में 20 करोड़ का प्रॉफिट कमाया,
ये जो एवरेज अगर मुझे अगले साल के लिए भी अप्लाई करना है कि ऑन एन एवरेज अगले साल भी रिलायंस 20 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगा, तो दिस इज ऑन द कंडीशन, प्री कंडीशन दैट जो भी आपने अजम्पशंस किए थे वो सेम होने चाहिए, जो भी आपने फोरकास्ट करते हो कंडीशंस कंसिडर किए थे वो सेम होने चाहिए। अगर कोई भी कंडीशन, कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी आपका प्री कंडीशन चेंज हो गया तो आपका एवरेज गलत हो सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स का जो भी फोरकास्ट है इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट कंडीशंस शुड रिमेन सेम। कंडीशंस में थोड़े से चेंजेस हो गए तो चलेगा, बट अगर कंडीशंस बहुत ज़्यादा वेरी हो गए, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, तो आपका जो भी एवरेज है या फिर जो भी आपने कैलकुलेशन किया हुआ है वो आगे जाके गलत प्रूव हो सकता है। और आखिरी, स्टैटिस्टिक्स विल यूज ओनली सैंपल्स। हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में पूरे पॉपुलेशन पे हम लोग वर्क नहीं करते। पूरे पॉपुलेशन में से हम लोग कुछ सैंपल सेलेक्ट करते हैं, उस सैंपल पे हम लोग वर्किंग करते हैं और उस सैंपल की बेसिस पे हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक क्या वाला है, स्टैटिस्टिक्स विल यूज सैंपल्स स्मॉल पार्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, सो रिजल्ट्स ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विल डिपेंड्स ऑन रैंडम सैम्पलिंग। अगर हमने सैंपल सिलेक्ट करने में ही गलत कर लिया, पॉपुलेशन से सैंपल सिलेक्ट करने में अगर हमने गलती कर दी, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या फिर जो भी हमारे कैलकुलेशंस हो गए वो भी गलत हो जाएंगे। तो टोटल कितने लिमिटेशन से 4, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रखने। पहला, ये सिर्फ एवरेज के बारे में फोकस करता है। दूसरा, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा पे काम करता है, क्वालिटेटिव डेटा पे काम नहीं करता है। तीसरा, कंडीशन सेम होने चाहिए। और चौथा, ये सैंपल पे काम करता है, पूरा का पूरा पॉपुलेशन कंसिडर नहीं करता है। अब नेक्स्ट आता है कि डेटा कितने टाइप्स के। तो डेटा टोटल 2 टाइप्स के, एक होता है प्राइमरी डेटा डेटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। जब भी डेटा, मतलब मान लो अगर तुमने पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट किया और तुम उसी डेटा पे अगर काम कर रहे हो, डायरेक्टली उसी डेटा पे अगर काम कर रहे हो तो वो प्राइमरी डेटा होगा। बट मान लो तुमने सेंसस लेके, मतलब पॉपुलेशन का डेटा अगर कलेक्ट किया और उस डेटा को, उस डेटा में से आपने रिलीजन के बेस के ऊपर अलग से एक डेटा निकाला हुआ है और फिर रिलीजन के बेस पे जो डेटा आपने निकाला है उसके ऊपर अगर वर्क करोगे तो वो जाएगा सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा बेसिकली क्या होता है, डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर दी फर्स्ट टाइम, मतलब जैसे ही कलेक्ट किया उसी रॉ डेटा पे, उसी डेटा पे अगर हम लोग वर्किंग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेटा। बट द डेटा आर नोन टू बी सेकेंडरी इफ द डेटा इज बीइंग ऑलरेडी कलेक्टेड एंड इज यूज्ड बाय डिफरेंट पर्सन और एजेंसी और डिफरेंट पर्पस। मतलब मान लो अगर मैंने डेटा कलेक्ट किया कि सीए फाउंडेशन में कितने स्टूडेंट्स हैं और मैंने वो डेटा मेरे खुद के क्लासेस के लिए यूज़ किया, तो ये हो गया प्राइमरी डेटा। बट मान लो अगर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने, आईसीएआई ने कोई डेटा कलेक्ट किया है कि सीए फाउंडेशन में कितने स्टूडेंट्स हैं, वो डेटा अगर उन्होंने किसी क्लास वाले को सबमिट किया है या फिर किसी क्लास वाले को पास ऑन किया है, तो जब वो क्लास वाला उस डेटा को यूज़ करेगा तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डेटा कलेक्ट किसने किया था, आईसीएआई ने। उसको यूज़ कौन कर रहा है, कोई क्लास वाला, तो ये जाएगा सेकेंडरी डेटा में। तो प्राइमरी डेटा बेसिकली क्या होता है, जिसने कलेक्ट किया वही यूज कर रहा है या फिर पर्पस सेम है। सेकेंडरी डेटा क्या हो जाएगा, कलेक्ट कोई और कर रहा है, यूज कोई और कर रहा है, या फिर कलेक्ट जिसने किया यूज वही कर रहा है बट पर्पस कुछ और है। जैसे सेंसस का जो डेटा है, सेंसस का काम क्या होता है, पॉपुलेशन काउंट। बट उस पॉपुलेशन काउंट में से अगर मैं रिलीजन वाइज डेटा बाइफर्केट करूं और उसके हिसाब से मैं और कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता हूं तो सेकेंडरी डेटा में जाएगा, क्योंकि सेंसस का जो डेटा था उसका काम क्या था, पॉपुलेशन काउंट, ना कि रिलीजन बेस्ड डेटा। उसमें से अगर मैं कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करके और कोई वर्किंग करता हूं तो हो जाएगा सेकेंडरी डेटा में। अब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए कुछ अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है इंटरव्यू मेथड। फिर आप सेकंड देखोगे दैट विल बी मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। थर्ड होगा ऑब्जर्वेशन मेथड और फाइनली फोर्थ होगा क्वेश्चनर मेथड थ्रू एन्यूमरेटर्स। अब हम लोग एक एक मेथड को डेप्थ में समझेंगे, कौन सा मेथड कब अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर यूजुअली क्वेश्चन आता है कि ये सिचुएशन में कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, उस सिचुएशन में कौन सा मेथड अप्लाई करोगे प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आता है इंटरव्यू मेथड। अब इंटरव्यू मेथड में भी टोटल 3 सब पार्ट्स है या फिर 3 सब मेथड्स है। सबसे पहला है पर्सनल इंटरव्यू मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, तीसरा है टेलीफोन इंटरव्यू मेथड। अब पर्सनल इंटरव्यू और इनडायरेक्ट इंटरव्यू नाम से ही काफी क्लियर है। पर्सनल इंटरव्यू क्या होगा, जब मैं बेसिकली पर्सनली लोगों से मिलूंगा और जिनसे मुझे डेटा कलेक्ट करना है पर्सनली मैं उनसे ही डेटा कलेक्ट करूँ। बट इनडायरेक्ट इंटरव्यू में क्या होगा, जिन लोगों के बारे में मुझे डेटा कलेक्ट करना है मैं पर्सनली उनसे नहीं मिल रहा हूँ, इनडायरेक्टली मैं किसी और से, उनसे रिलेटेड किसी और लोगों से मिलूंगा और उनसे मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। और तीसरा है टेलीफोन इंटरव्यू मेथड, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, लोगों को मिलेंगे ही नहीं, ना डायरेक्टली मिलेंगे ना इनडायरेक्टली मिलेंगे, हम लोग टेलीफोन पे डेटा कलेक्ट करेंगे। अब पर्सनल इंटरव्यू मेथड जो है वो कब अप्लाई करना है, जब आपके बहुत सारे लोग एक ही जगह पे है तो हम लोग पर्सनल इंटरव्यू मेथड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बहुत सारे लोग एक ही जगह पे इकट्ठा हुए हैं तो वहां पे पर्सनली इंटरव्यू करना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी नेचुरल कैलेमिटीज होगी, जैसे अर्थक्वेक, साइक्लोन, एपिडेमिक,
तो अर्थक्वेक साइक्लोन के केस में क्या होता है, रेफ्यूजी कैंप्स बनते हैं, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग एक ही जगह पे इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पे पर्सनली इंटरव्यू करना बहुत सिंपल हो जाता है। तो जब भी ग्रुप ऑफ पीपल एट वन प्लेस होगा, मतलब ऐसा कोई भी एग्जाम्पल जिसमें बहुत सारे लोग एक जगह पे खड़े हुए, एक जगह पे बैठे हुए, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पर्सनल इंटरव्यू मेथड। इस मेथड का बेसिक एडवांटेज क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है और बहुत ही ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि हम लोग पर्सनली लोगों से जाके मिल रहे हैं और जिनके बारे में हमें डेटा चाहिए हम लोग उनसे उन्हीं से डायरेक्टली पर्सनली बात कर रहे हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। ये कब यूज करना है, जब पीपल आर स्कैटर्ड, मतलब पीपल आर नॉट प्लेस्ड इन वन पोजिशन, दे आर स्कैटर्ड इनटू मल्टीपल लोकेशंस। तो यहाँ पे अगर मान लो आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो एक जगह पे इकट्ठा नहीं है, वो अलग अलग लोकेशंस पे अगर स्प्रेड आउट है, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्सनली सबके पास जाके डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, बट हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से जिनके बारे में हमें डेटा कलेक्ट करना है उनसे तो हम लोग नहीं मिल सकते क्योंकि वो बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस पे, बट हम लोग उनके रिलेटेड किसी और लोगों से मिलके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे उन्होंने मॉड्यूल में एक एग्जांपल दिया विच इज रेलवे एक्सीडेंट। अब रेलवे एक्सीडेंट जब होता है तो बेसिकली क्या होता है, जब भी ये रेलवे एक्सीडेंट होगा तो लोग वहीं पे ट्रैक पे नहीं पड़े होंगे, मतलब कोई लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, जो लोग ठीक है वो अपने घर जाएंगे, जो लोग कम इंजर्ड है वो बेसिकली रेफ्यूजी कैंप्स में जाएंगे। तो यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड हो गए, बहुत ही जगह अलग अलग जगहों पे हो गए। तो यहाँ पे पर्सनली लोगों से मिलके, मतलब लोगों से आप मिलोगे तो डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लोगों से नहीं मिलता है, रेलवे स्टाफ से डेटा कलेक्ट करेंगे, या फिर हॉस्पिटल से डेटा कलेक्ट करेंगे, या फिर पुलिस से हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, कितने लोग इंजर्ड है, कितने लोगों की डेथ हो गई है, क्या कॉज था, आगे क्या होने वाला है। तो ये जो इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड है ये कब अप्लाई करना है, व्हेन पीपल आर स्कैटर्ड, मतलब लोग अगर एक जगह पे नहीं। तो अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, आइडेंटिफाई करो कि लोग अगर एक ही जगह पे है तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, पर्सनल इंटरव्यू। बट लोग अगर स्कैटर्ड है, एक ही जगह पे नहीं, तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, इनडायरेक्ट इंटरव्यू। अगला आता है टेलीफोन इंटरव्यू मेथड। टेलीफोन इंटरव्यू काफ़ी मतलब वेरी क्लियर, नाम से ही क्लियर है। यहाँ पे हम लोग पर्सनल लोगों से नहीं मिलेंगे, फ़ोन करके हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। बट इस मेथड का कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। अब मान लो पर्सनल इंटरव्यू या फिर इनडायरेक्ट इंटरव्यू में एक जोग्राफिक लोकेशन का लिमिटेशन आ जाता है। मतलब अगर मैं नासिक में हूँ तो नासिक से अगर मुझे दिल्ली का कोई डेटा कलेक्ट करना है तो पर्सनल इंटरव्यू माइट नॉट बी पॉसिबल। तो हम लोग उसमें टेलीफोन इंटरव्यू यूज़ कर सकते हैं, मतलब मैं यहाँ बैठ के टेलीफोन पे दिल्ली का रिकॉर्ड कलेक्ट कर सकता हूँ या फिर दिल्ली का डेटा मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला, दिस इज़ वेरी क्विक, नॉन एक्सपेंसिव, कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। क्विक क्यों, क्योंकि टेलीफोन पे जब भी मतलब डेटा कलेक्ट करोगे तो फटाफट फटाफट काफ़ी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। नॉन एक्सपेंसिव, अगेन एक ही इंसान लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करने में। पर्सनल इंटरव्यू में हो सकता है मल्टीपल लोकेशंस पे जाने तो अलग अलग टीम्स बनाने पड़ेंगे। तीसरा, कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, मैं नासिक में बैठ के दिल्ली का डेटा ईजिली कलेक्ट कर सकता हूँ। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, दिस इज लेस एक्यूरेट, क्योंकि जब भी मैं पर्सनली लोगों से अगर कोई चीज़ें पूछता हूँ तो वहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ जाती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलता है। बट टेलीफोन पे कुछ ना कुछ आपका छूटेगा, इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ होगा, वो प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम है, चांसेस ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज आर मैक्सिमम। नॉन रिस्पॉन्स का मतलब होता है मैंने किसी को कॉल किया, उन्होंने उठाया, अगर सामने वाला कॉल ही नहीं उठाएगा तो मैं डेटा कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे नॉन नॉन रिस्पॉन्स का चांस सबसे ज़्यादा है। पर्सनल इंटरव्यू में भी वो हो सकता है कि अगर मैं किसी को सवाल पूछता हूँ तो वो जवाब नहीं देगा, बट वहाँ पे चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आमने सामने हो तो आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो कि आंसर करो, या फिर डेटा जो कलेक्ट करना है वो इंपॉर्टेंट है इसलिए आप उनको बोल सकते हो। बट टेलीफोन इंटरव्यू मेथड में क्या है, अगर सामने वाला आंसर ही नहीं करेगा, कॉल ही नहीं उठाएगा, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा डेटा कलेक्ट करना। तो यहाँ पे चांसेस ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज आर मैक्सिमम। ये हो गया आपका इंटरव्यू मेथड। उसके बाद आता है मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। यहाँ पे मेल्ड का मतलब इज नॉट ईमेल, यहाँ पे मेल का मतलब है पोस्ट कार्ड। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक हम लोग पेपर लेंगे, पेपर पे हम लोग क्वेश्चनर पुट करेंगे कि हमें जो भी डेटा कलेक्ट करना है उसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे मान लो अगर मुझे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के बारे में रिकॉर्ड कलेक्ट करना है, तो मैं नेम ऑफ द स्टूडेंट, कौन सा सिटी से हो, 11th में कितने परसेंटेज थे, 12th में कितने परसेंटेज है, फाउंडेशन में आप कौन से क्लासेस में जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसी पढ़ाई कर रहे हो। तो मैं वहाँ पे अलग अलग क्वेश्चनर बना के एक बेसिकली एक पोस्ट कार्ड पोस्ट कर दूंगा, जहाँ पे भी आपका एड्रेस है वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा। तो मेल क्वेश्चनर मेथड में क्या होता है, दिस मेथड कंप्राइजेस फ्रेमिंग अ वेल ड्राफ्टेड क्वेश्चनर कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड सेंडिंग देम टू पीपल कंसर्न विद प्रीपेड स्टैम्प ऑल्दो अ वाइड एरिया कैन बी कवर्ड। जैसे टेलीफोन इंटरव्यू में हम लोग यहाँ से बैठ के किसी का भी इंटरव्यू ले सकते हैं, वैसे ही मेल क्वेश्चन में मैं यहाँ से बैठ के किसी को भी पोस्ट कार्ड भेज सकता हूँ ऑल ओवर इंडिया। A wide area can be covered using the mailed questionnaire method. The number of non responses is likely to be maximum. अब यहाँ पे भी नंबर ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज काफ़ी हो सकते हैं। कैसे, अगर मैं किसी को मेल कर रहा हूँ, किसी को पोस्ट कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चनर,
तो देर आर हाई चांसेस कि वो रिस्पॉन्स करेगा नहीं या फिर वो फॉर्म को फिल आउट करके वापस भेजेगा ही नहीं। तो यहाँ पे भी नॉन रिस्पॉन्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि अगर क्वेश्चन में आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज मैक्सिमम नॉन रिस्पॉन्सेज, तो टेलीफोन इंटरव्यू लिखना चाहिए या मेल्ड क्वेश्चनर लिखना चाहिए। अब मॉड्यूल में उन्होंने दोनों जगह पे लिखा हुआ है। मेरा सजेशन ये होगा कि अगर उन्होंने स्पेसिफिक पूछा है कि इंटरव्यू मेथड में नॉन रिस्पॉन्सेज कहाँ पे ज़्यादा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेलीफोन इंटरव्यू। बट अगर उन्होंने जनरल क्वेश्चन पूछा है कि प्राइमरी डेटा के लिए, जनरली प्राइमरी डेटा के लिए मैक्सिमम नॉन रिस्पॉन्स कहाँ पे होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है इन प्राइमरी डेटा विच मेथड हैज द मैक्सिमम नॉन रिस्पॉन्सेज, तो हमारा आंसर क्या होगा, मेल्ड क्वेश्चनर। बट अगर उन्होंने ऐसा पूछा है इन इंटरव्यू मेथड विच मेथड हैज मैक्सिमम नॉन रिस्पॉन्सेज, तो हमारा आंसर क्या होगा, टेलीफोन इंटरव्यू। तो अगर जनरल क्वेश्चन है तो हमारा आंसर होगा मेल्ड क्वेश्चनर। बट अगर एकदम पर्टिकुलर वो इंटरव्यू मेथड के बारे में पूछते तो हम लोग क्या मेंशन करेंगे, टेलीफोन इंटरव्यू। अगला आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। अगेन वेरी क्लियर बाय द नेम। हम लोग यहाँ पे ना इंटरव्यू लेंगे, ना किसी को हम लोग मेल वेल लिखेंगे, कुछ चिट्ठी नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं। डायरेक्टली हम लोग ऑब्जर्व करेंगे डेटा को, पर्सनली ऑब्जर्व करेंगे और पर्सनली रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जैसे मान लो आप एक सिग्नल पे बैठे हो और आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो कि कितने कार्स यहाँ से पास हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, बेसिकली ऑब्जर्वेशन मेथड। तो यहाँ पे या तो आप ऑब्जर्वेशन करोगे या फिर मेजरमेंट करोगे। मतलब आपने किसी टूल से किसी का हाइट मेजर कर लिया, किसी का वेट मेजर कर लिया, तो ये भी किसके अंडर आएगा, ऑब्जर्वेशन मेथड में। अब इस मेथड के एडवांटेजेस क्या क्या है, दिस इज वेरी एक्यूरेट, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों पे रिलाई नहीं कर रहे हो, खुद ऑब्जर्व कर रहे हो, खुद डेटा नोट कर रहे हो, तो वेरी एक्यूरेट बिकॉज डेटा इज डायरेक्टली ऑब्जर्व। बट इसका प्रॉब्लम क्या है, स्लो है, क्योंकि अगर मैं एक एक डेटा को ऑब्जर्व करते बैठूंगा, एक एक डेटा को मेजर करते बैठूंगा तो टाइम लगेगा। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग है। तीसरा, एफर्ट और लेबर इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा और स्मॉल एरिया ही हम लोग कवर कर सकते हैं। मैं यहाँ बैठ के अगर ऑब्जर्वेशन मेथड अप्लाई करूँ तो बहुत लिमिटेड एरिया, लिमिटेड स्कोप में कवर कर सकता हूँ। मैं यहाँ से दिल्ली की चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, स्मॉल एरिया विल बी कवर्ड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चनर मेथड थ्रू एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, सर्वेयर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, ट्रेंड लोग होते हैं, जिनका एक ही काम होता है कि प्रॉपर तरीके से सर्वे करना है, प्रॉपर तरीके से डेटा कलेक्ट करना है। तो क्वेश्चनर मेथड इसमें क्या होता है, कोई भी एक ट्रेंड पर्सन होता है, उसको एक क्वेश्चनर दिया जाता है या फिर वो खुद एक क्वेश्चनर बनाता है उसके हिसाब से कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्वेश्चंस हो गए, और वो आपको सवाल पूछेगा और वही आपके जवाब नोट डाउन करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जैसे मान लो सेंसस होता है, बहुत अच्छा एग्जांपल है सेंसस। सेंसस क्या होता है, जिसमें पॉपुलेशन काउंट होता है। तो उसमें क्या होता है, एक ट्रेंड पर्सन होता है, वो अपने घर पे आता है, घर पे वो पूछता है कि कितने अडल्ट हैं, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस पूछता है और खुद ही क्वेश्चन पूछ के हम जो भी आंसर देंगे वो खुद ही नोट डाउन करता है। तो मेल्ड क्वेश्चनर में क्या हो रहा था, क्वेश्चन जिसने भी भेजे थे आंसर हमें खुद फिल आउट करना था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी आपका ट्रेन पर्सन है क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है, वो आपके आंसर सुन के वो खुद नोट करेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, अ ट्रेन पर्सन कॉल्ड एन एन्यूमरेटर गोज टू रिस्पॉन्डेंट्स, ही और शी विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन, आस्क द रिस्पॉन्डेंट एंड फिल द आंसर्स, ये खुद फिल करेगा। देयर इज अ फिक्स फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, एग्जांपल सेंसस बाय गवर्नमेंट। तो टोटल प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए टोटल 4 मेथड्स है। सबसे पहला आपका इंटरव्यू मेथड, जिसमें 3 है, पर्सनल, इनडायरेक्ट, टेलीफोन। पर्सनल कब यूज़ करना है, जब बहुत सारे लोग एक जगह पे है। इनडायरेक्ट कब यूज़ करना है, जब बहुत सारे लोग स्कैटर्ड है। टेलीफोन कब यूज़ करना है, जब आपको जोग्राफिकल एरिया ज़्यादा कवर करना है। बट टेलीफोन में क्या होगा, नॉन रिस्पॉन्सेज ज़्यादा हो गए। दूसरा है मेल्ड क्वेश्चनर, जिसमें हम लोग पोस्ट कार्ड भेजेंगे, एक फिक्स फॉर्मेट में क्वेश्चन हो गए, आपको फिल आउट करके वापस भेजना है, यहाँ पे भी नॉन रिस्पॉन्सेज ज़्यादा होते हैं। तीसरा है ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें हम लोग खुद डायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे डेटा क्या है, कैसा है, और खुद नोट डाउन करेंगे। चौथा है क्वेश्चनर मेथड, इसमें ट्रेंड पर्सन होते हैं, उनको भेजा जाता है डेटा कलेक्ट करने के लिए, उनके पास एक फिक्स फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन होता है, वो सवाल पूछेंगे, आप आंसर दोगे और आंसर वो खुद ट्रेंड पर्सन खुद ही नोट डाउन करेगा। अब आता है मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। इसके पहले हमने जो किया था वो प्राइमरी डेटा था। सेकेंडरी डेटा को बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इंटरनेशनल सोर्सेस लाइक WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बहुत सारे IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह, जिनसे हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है इंटरनेशनल के बाद आ जाओ नेशनल लेवल पे, मतलब गवर्नमेंट सोर्सेज। तो गवर्नमेंट की जो भी बॉडीज है उनसे हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल हो गया, नेशनल हो गया। अब नेशनल के बाद आ जाओ प्राइवेट या फिर कॉसी गवर्नमेंट सोर्सेज, जैसे ICAI, NCERT। ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, या फिर NCERT मतलब जो CBSE का टेक्स्ट बुक बनाता है, वो भी डेटा कलेक्ट कर सकता है और वो डेटा किसी और को पास ऑन करेगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा। और फाइनली होता है अनपब्लिश सोर्सेज ऑफ वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और रिसर्चर्स। जो भी पेपर्स पब्लिश करते हैं रिसर्चर्स, जो भी पेपर्स पब्लिश करते हैं, वो ओपन प्लेटफॉर्म पे होता है। कोई भी उस डेटा को यूज़ करके आगे उस डेटा से और कोई ना कोई कंक्लूजन्स निकाल सकता है। तो ये सारे किस में जाएंगे, सेकेंडरी डेटा में। अब एक बार अगर हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा कलेक्ट करने के बाद अगला स्टेप होता है कि हमें डेटा को वेरीफाई करना पड़ेगा कि डेटा सही कि नहीं।
तो डेटा अगर सही कि नहीं, इसमें दो चीज़ें होती है। अगर आपको एक्यूरेसी चेक करनी है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है स्क्रूटिनी। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि अगर डेटा की एक्यूरेसी चेक करनी है तो आप क्या करोगे, स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब बेसिकली क्या होता है, बहुत ही डेप्थ में आप डेटा को चेक करो कि वो सही कि नहीं। बट अगर मान लो दो से ज़्यादा आपके पास डेटा है, दो अलग अलग डेटा है, या फिर दो रिलेटेड डेटा है, या फिर दो से ज़्यादा डेटा है, वहाँ पे अगर आपको चेक करना है, डेटा को वेरीफाई करना है, तो आपको इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करना पड़ेगा। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंगल डेटा का एक्यूरेसी चेक करना है तो क्या करोगे, स्क्रूटिनी। बट दो या दो से ज़्यादा अलग अलग डेटा है आपके पास, या फिर कंपेरेबल डेटा है आपके पास, तो वहाँ पे अगर आपको वेरीफाई करना है डेटा सही है कि नहीं, तो वहाँ पे हम लोग एक्यूरेसी के साथ साथ इंटरनल कंसिस्टेंसी भी चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है डेटा कलेक्ट हो गया, वेरीफाई कर लिया। अब अगला आता है स्टेप क्लासिफिकेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, कि डेटा को हम लोग कैसे अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं ताकि हम लोग बेटर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर पाए। अब इसमें देखो, सबसे पहले क्लासिफिकेशन है क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल और टाइम सीरीज डेटा। जब भी आप डेटा को टाइम के हिसाब से या क्रोनोलॉजी के हिसाब से या फिर ईयर्स के हिसाब से बाइफर्केट करोगे, क्लासीफाई करोगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल डेटा, या फिर टाइम सीरीज डेटा, या फिर टेम्पोरल डेटा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, पिछले 20 साल में कितने लोग सीए फाउंडेशन क्लियर किए हैं, तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग डेटा को कैसे क्लासीफाई करें, ईयर्स के हिसाब से, कि पिछले 20 साल में कितने लोग क्लासीफाई हुए, मतलब कितने लोग पास हुए। तो 2005 में कितने लोग हुए, 2006 में कितने हुए, 2007 में कितने हुए, ऐसे 2025 तक हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टाइम के हिसाब से डेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं, इसलिए किसमें जाएगा, टेम्पोरल डेटा में, या फिर क्रोनोलॉजिकल, या फिर टाइम सीरीज डेटा। तो व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेसिव टाइम पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है जियोग्राफिकल और स्पेशल सीरीज डेटा। तो जियोग्राफिकल मतलब जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से आप डेटा को अरेंज करोगे। इस बार मैं बोल रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि नासिक में कितने लोग सीए फाउंडेशन पास हुए, पुणे में कितने लोग सीए फाउंडेशन पास हुए, और मुंबई में कितने लोग सीए फाउंडेशन पास हुए। तो यहाँ पे मैं टाइम के हिसाब से बाइफर्केट कर रहा हूँ क्या, नहीं, मैं लोकेशन के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से डेटा को अरेंज कर रहा हूँ। तो ये किस में जाएगा, जोग्राफिकल लोकेशन में। तीसरा आता है क्वालिटेटिव डेटा, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल डेटा। जो भी डेटा क्वालिटी के बेसिस पे होगा, एट्रीब्यूट के बेसिस पे होगा, या फिर किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव डेटा। जैसे नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स दैट हैव पास्ड सीए फाउंडेशन। अब वापस यहाँ पे नंबर तो है, बट ये जो नंबर है, ये जो क्लासिफिकेशन है, किसके बेसिस पे हो रहा है, बॉयज और गर्ल्स के हिसाब से, मतलब जेंडर के हिसाब से हो रहा है। और जेंडर क्या है, जेंडर इज बेसिकली एट्रीब्यूट या फिर कैरेक्टरिस्टिक। तो ये किस में जाएगा, क्वालिटेटिव डेटा में। अगला आता है क्वांटिटेटिव डेटा और कार्डिनल डेटा। व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वेरिएबल, से हाइट, वेट, प्रॉफिट्स, सैलरीज एक्सेट्रा। किसी भी वेरिएबल के, किसी भी न्यूमरिक वेरिएबल के टर्म्स में अगर डेटा को क्लासीफाई करोगे तो वो किस में जाएगा, फिर क्वालिटेटिव डेटा और कार्डिनल डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लो सीए फाउंडेशन में जितने भी लोग पास हुए उनके अगर मैं वेट्स कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या है, वेट। कितने लोग पास हुए उससे मतलब नहीं, जो लोग पास हुए उनके वेट्स अगर मैं कंसिडर करता हूँ, तो मेरा वेरिएबल क्या है, वेट। वेट इज अगेन व्हाट, न्यूमरिक मतलब क्वांटिटी, तो ये किस में जाएगा, क्वांटिटेटिव डेटा। तो डेटा कितने टाइप से क्लासीफाई हो सकता है, वन इज टाइम के हिसाब से, टेम्पोरल, बराबर। दूसरा है जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, तीसरा है क्वालिटी के हिसाब से, और चौथा है क्वांटिटी के हिसाब से। अब इसमें ये दोनों जो है बेसिकली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इनको हम लोग मानते हैं फ्रीक्वेंसी ग्रुप डेटा। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ग्रुप डेटा। बट ये दोनों जो है क्रोनोलॉजिकल या फिर जियोग्राफिकल, इन लोग को हम लोग बोलेंगे नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप डेटा। इसके ऊपर भी 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा बिलोंग टू फ्रीक्वेंसी ग्रुप, वेर एज टाइम सीरीज डेटा एंड जोग्राफिकल डेटा बिलोंग टू नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डेटा अगर क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव है तो किस में जाएगा, फ्रीक्वेंसी ग्रुप में। डेटा अगर जोग्राफिकल है या फिर टाइम सीरीज है तो किस में जाएगा, नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप में। तो डेटा कलेक्ट हो गया, वेरीफाई भी हो गया, क्लासीफाई भी हो गया। अब अगला स्टेप है डेटा को प्रेजेंट करना, कि डेटा को हम लोग कैसे अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन के भी 3 मेथड से 3 फॉर्म्स है। पहला है टेक्स्ट के फॉर्म में, दूसरा है टेबल के फॉर्म में, तीसरा है डायग्राम के फॉर्म में। तो सबसे पहले आते हैं टेक्स्ट वाले फॉर्म में। इसमें कुछ नहीं होता है, दिस मेथड कंप्राइजेस प्रेजेंटिंग डेटा विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ और नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, बहुत ही सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना है आपको, टेबल वेबल नहीं बनाना है, डायग्राम नहीं बनाना है, सिंपल पैराग्राफ के फॉर्म में डेटा को अरेंज कर देना है। इसमें एग्जैक्ट डेटा कैन बी प्रेजेंटेड, यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि पैराग्राफ में आप लोग हर एक पॉइंट, हर एक चीज मेंशन कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर अदर मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। मतलब अगर आपको टैबुलर फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करना है तो टेक्स्ट तो बनाना पड़ेगा, टेक्स्ट के बाद ये टैबुलर बनेगा, टैबुलर के बाद ही डायग्राम बनेगा। तो जब तक टेक्स्ट नहीं बनेगा तब तक टेबल नहीं बनेगा, जब तक टेबल नहीं बनेगा तब तक डायग्राम नहीं बनेगा।
डिसएडवांटेज क्या है? डल एंड मोनोटोनस, बहुत ही बोर होता है पैराग्राफ्स पढ़ने में। अगर डेटा डायग्राम के फॉर्म में होगा या टेबल के फॉर्म में होगा तो एनालिसिस करना सिंपल होता है, बट टेक्स्ट के फॉर्म में बहुत ही डल मेथड हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है। दूसरा, कंपैरिजन ऑफ मल्टीपल डेटा सेट्स आर नॉट इजी। मान लो तुम्हारे पास 10 पेज का एक डेटा है, फर्स्ट पेज पे जैन 27 के मार्क्स है और 8th पेज पे मे 27 वालों के फाउंडेशन के मार्क्स है। अब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कंपेयर करना जैन 27 और मे 27 का परफॉर्मेंस, क्योंकि एक डेटा फर्स्ट पेज पे है और दूसरा डेटा 8th पेज पे है। तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ मल्टीपल डेटा सेट्स आर नॉट इजी। वैसे सिमिलर मैनी फोल्ड क्लासिफिकेशन, बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो गए, तो इसके लिए हम लोग टेक्स्ट वाला फॉर्म यूज नहीं कर सकते। तो टेक्स्ट के बाद दूसरा आता है टैबुलर प्रेजेंटेशन। तो टैबुलर प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी डेटा है उसको एक सिस्टमेटिक टेबल के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब टेबल में ना कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मतलब ऐसे टेक्निकल नाम दिए हुए उन्होंने, कुछ पार्ट्स होते हैं कि टेबल में टाइटल को क्या बोलोगे, या फिर टेबल में जो मेन जहाँ पे हम लोग डेटा लिखते हैं उसको क्या बोलोगे, या फिर कॉलम्स को क्या बोलोगे, या फिर रोज को क्या बोलोगे। तो ऐसे कुछ टेक्निकल नाम है, वो हमें याद रखने, थियरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली। तो टेबल हैज फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहले आता है कैप्शन। कैप्शन मतलब बेसिकली टाइटल। जैसे हम लोग कहीं पे भी अगर फोटो डालते हैं, फोटो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि ये फोटो किसके बारे में है, या फिर ये फोटो क्या बता रहा है, तो क्या होता है कैप्शन। तो यहाँ पे कैप्शन का मतलब क्या है, पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइब्स द टाइटल ऑफ द टेबल, कि ये टेबल किसके बारे में, कि ये टेबल कौन से डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या होगा टाइटल, और टाइटल को उन्होंने नाम क्या दिया, कैप्शन। दूसरा आता है बॉक्सेड। बॉक्सेड मतलब बेसिकली जब भी आप लोग टेबल बनाओगे तो सबसे पहले टाइटल आएगा कि डेटा किसके बारे में, तो वो आपका हो गया कैप्शन। उसके बाद आता है आपके कॉलम्स। मतलब अगर मान लो मुझे मे 27 वालों के मार्क्स, जैन 27 वालों के मार्क्स कंपेयर करने, तो मैं ऐसे कॉलम बनाऊंगा। तो पहला कॉलम होगा मे 27 का, दूसरा कॉलम होगा जैन 27 का। इसमें भी मुझे मैथ्स के मार्क्स और इको के मार्क्स, यहाँ पे भी मैथ्स के मार्क्स और यहाँ पे भी इको के मार्क्स। तो ये बेसिकली आपके मेन कॉलम हो गए और ये दोनों आपके सब कॉलम हो गए। तो ये जो कॉलम और सब कॉलम है, इंक्लूडिंग इनके यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, वो किस में जाएगा, बॉक्सेट में। तो बॉक्सेट में बेसिकली क्या क्या आएगा, एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल विच इंक्लूड्स कॉलम्स, सब कॉलम्स, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अलॉन्ग विद कैप्शन। तो वो जो कैप्शन वाला पार्ट है वो भी बॉक्स सेट में इन्वॉल्व हो जाता है, बॉक्स सेट में उसको हम लोग काउंट करते हैं। तो बॉक्स सेट में टोटल क्या क्या आएगा, कॉलम्स आ जाएंगे, सब कॉलम्स आ जाएंगे। अगर कोई यूनिट अगर मेजर किया होगा, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कि रुपीज़ में है, डॉलर्स में है, किस में है, वो जो भी होगा वो भी आपका बॉक्स सेट में आएगा। और अलॉन्ग विद दैट जो भी आपका टाइटल था, जो भी आपका कैप्शन था, उसको भी हम लोग बॉक्स सेट में काउंट करेंगे। तीसरा आता है स्टब। स्टब मतलब आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल, जहाँ पे हम लोग बेसिकली रोज को डिफाइन करते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पे मैं मान लो यहाँ पे लिख दूं मैं बॉयज़ के कितने मार्क्स है और गर्ल्स के कितने मार्क्स है, तो ये मेरा एक रो बनेगा, ये मेरा एक रो बनेगा। तो जो भी आपके रोज है इसको उन्होंने क्या नाम दिया है, स्टब ऑफ द टेबल। तो स्टब बेसिकली क्या डिफाइन करता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोज। फिर जो भी आप मार्क्स लिखोगे, यहाँ पे जो भी मार्क्स लिखोगे वो आपका होगा मेन बॉडी ऑफ द टेबल। तो मेन बॉडी ऑफ द टेबल क्या है, बॉडी मतलब मेन पार्ट ऑफ द टेबल दैट कंटेंट्स न्यूमेरिकल फिगर्स। तो जहाँ पे भी आपके बेसिक नंबर्स हो गए, जो भी आपका डेटा होगा, तो वो हमारा क्या होगा, मेन बॉडी ऑफ द टेबल। और ये जो डेटा है ये मैंने कहाँ से कलेक्ट, कि मैंने क्लास से डायरेक्टली कलेक्ट किया है या फिर मैंने किसी और पर्सन से कलेक्ट किया है, जो भी होगा मुझे नीचे सोर्स ऑफ द डेटा लिखना पड़ेगा। और जहाँ पे हम लोग सोर्स लिखते हैं वो बेसिकली क्या होता है, फुट नोट। तो फुट नोट में क्या लिखा है, कंटेंट्स सोर्स ऑफ द डेटा, विकीपीडिया से लिया है, गूगल से लिया है, क्लास से लिया है, कहाँ से लिया है, बस आपको वो मेंशन करना। तो टेबल के कितने पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स। कैप्शन, बॉक्स सेट, अच्छा कैप्शन में क्या आता है, टाइटल। बॉक्स सेट में क्या आता है, कॉलम, सब कॉलम, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अलॉन्ग विद कैप्शन। तीसरा स्टब मतलब लेफ्ट पार्ट ऑफ द रोज, मतलब लेफ्ट पार्ट मतलब बेसिकली रोज आ गए। चौथा क्या है, बॉडी, जिसमें मेन पार्ट ऑफ द टेबल जहाँ पे आपका पूरा डेटा बेसिकली नंबर्स जहाँ पे होते हैं वो। और पांचवा है फुट नोट, जहाँ पे आप सोर्स लिखोगे। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इट हेल्प्स इन कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है क्योंकि आपका पूरा टेबल, पूरा डेटा एक सिंगल टेबल में है, एक सिंगल पेज पे है। Complicated data can be also presented using tabulation. It is must for a diagrammatic representation. जब तक टेबल नहीं बनेगा तब तक डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं। विदाउट टेबुलेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा इज नॉट पॉसिबल। जब भी हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं, मीडियन कैलकुलेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम लोग प्रेफर करते हैं कि डेटा टेबल के फॉर्म में होना चाहिए। कोरिलेशन रिग्रेशन में भी हमने देखा हुआ है कि डेटा अगर टेबल की फॉर्म में होगा तो ज़्यादा आसानी होती है कैलकुलेशन करने में, ज़्यादा बेसिकली ज़्यादा तरीके से आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हो। दिस इज कंसिडर्ड एज बेस्ट मेथड। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो हम लोग टेक्स्ट नहीं यूज करेंगे, टैबुलर यूज करेंगे, बराबर। फाइनली तीसरा आता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है सबसे अट्रैक्टिव मेथड। तो यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के एडवांटेजेस क्या है, डायग्राम को देख के आप कोई भी हिडन ट्रेंड है वो आप बोल सकते हो कि ट्रेंड अपवर्ड से कि ट्रेंड डाउनवर्ड से।
टेक्स्ट वाले फॉर्म में या टेबल वाले फॉर्म में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट डायग्राम में आप स्लोप देखो, स्लोप ऊपर की तरफ है तो अपवर्ड ट्रेंड है, स्लोप अगर नीचे की तरफ है तो डाउनवर्ड ट्रेंड है। उसके बाद इसमें एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है कंपेयर टू टैबुलेशन, दिस इज लेस एक्यूरेट। सो इफ देर इज अ प्रायोरिटी फॉर एक्यूरेसी वी हैव टू रिकमेंड टैबुलेशन। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी टेक्स्ट में होती है, बट टेबल और डायग्राम के कंपैरिजन में, टेबल और डायग्राम में अगर मुझे सेलेक्ट करना है एक्यूरेसी के बेसिस पे, तो मैं किसको सेलेक्ट करूंगा, टेबल को, ना कि डायग्राम को। अब डायग्राम में कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, इसमें हमें बेसिकली देखना पड़ेगा कौन से टाइप ऑफ डेटा के लिए कौन सा डायग्राम हमने यूज करना चाहिए। सबसे पहले आता है लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम मतलब बेसिकली कुछ नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो भी आपके पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स को प्लॉट कर दो और इसे लाइन बना दो, तो ये हो गया लाइन डायग्राम। बट लाइन डायग्राम यूज कब करना है, दिस इज यूज्ड व्हेन डेटा वेरीज ओवर टाइम। मतलब एक्स एक्सिस पे जब भी आपका टाइम होगा कि 2000 में ये था, 2005 में ये था, 2010 में ये था, तो एक्स एक्सिस पे जब भी आपका टाइम है, जब डेटा आपका टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लाइन डायग्राम। अब लाइन डायग्राम में भी कुछ अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे इफ़ देर आर टू और मोर देन टू टाइम सीरीज वी विल यूज मल्टीपल लाइन चार्ट्स। अब देखो ये बेसिकली क्या होता है, मान लो ये जो डेटा था 2005 से लेके 2015 तक रिलायंस का सेल्स का डेटा था। रिलायंस का किसका डेटा था, सेल्स का। अब मान लो इसी ग्राफ में मुझे रिलायंस का सेल्स के साथ प्रॉफिट्स भी दिखाने, सेल्स के साथ मुझे क्या दिखाने, प्रॉफिट्स भी दिखाने। तो प्रॉफिट्स के लिए मैं अलग लाइन बनाऊंगा ऐसे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एक ही ग्राफ में हम लोग सेल्स और उसी ग्राफ में हम लोग प्रॉफिट्स भी दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हम लोग अगर शो कर रहे हैं, तो वो बेसिकली वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मल्टीपल लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में भी क्या होता है, पहले तो होता है सिंपल लाइन चार्ट। सिंपल लाइन चार्ट में बेसिकली क्या होगा, एक ही अगर सिंगल वेरिएबल है तो वहाँ पे हम लोग सिंपल लाइन चार्ट यूज़ करेंगे। बट अगर दो वेरिएबल, दो से ज़्यादा वेरिएबल है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मल्टीपल लाइन चार्ट। और दो वेरिएबल में भी मान लो ये जो मल्टीपल लाइन चार्ट है ये कब यूज़ करना है, अगर वेरिएबल आपके सेम यूनिट के, मान लो सेल्स आपका जो है या फिर प्रॉफिट आपका जो है वो रुपीज़ में दिया हुआ है, बट सेल्स आपका जो है वो बेसिकली मान लो डॉलर्स में दिया हुआ है। अगर दोनों के यूनिट्स अलग है तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही एक्सिस पे मैं रुपीज़ और डॉलर्स दोनों दिखा सकता हूँ क्या, नहीं। तो मुझे बेसिकली सेल्स के लिए ये वाई एक्सिस यूज़ करना पड़ेगा, बट प्रॉफिट्स के लिए मुझे राइट साइड में एक और वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, प्रॉफिट्स। तो अगर दो अलग अलग वेरिएबल्स है विद डिफरेंट यूनिट्स, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, बेसिकली मल्टीपल एक्सिस चार्ट। मल्टीपल एक्सिस क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग एक्सिस हो जाएंगे, एक होगा रुपीज वाला एक्सिस, दूसरा होगा डॉलर वाला एक्सिस। तो लाइन डायग्राम में बेसिकली तीन चीजें हैं। सबसे पहले आता है सिंपल लाइन डायग्राम, जिसमें क्या होता है, डेटा वेरीज ओवर टाइम। तो जब भी डेटा टाइम के हिसाब से अरेंज होगा, टाइम के हिसाब से वेरी करेगा, तो वहाँ पे हम लोग लाइन डायग्राम यूज करेंगे। लाइन डायग्राम में सबसे पहले सिंपल लाइन डायग्राम, एक सिंगल लाइन है, मतलब एक ही वेरिएबल है, ज़्यादा वेरिएबल है नहीं, तो बस हो गया। बट अगर मान लो दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल का यूनिट सेम है, दोनों वेरिएबल का यूनिट सेम है, तो एक्सिस तो एक ही लगेगा, बट लाइन्स कितने बनेंगे, मल्टीपल लाइन्स बनेंगे। दो वेरिएबल है तो दो लाइन तो लगेगी, बट वहाँ पे दोनों वेरिएबल का अगर यूनिट अलग अलग है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मल्टीपल एक्सिस चार्ट। तो सिंपल है, एक वेरिएबल सिंगल, एक ही वेरिएबल है तो यूनिट की तो बात ही नहीं आती, एक ही वेरिएबल है तो सिंपल लाइन डायग्राम। दो वेरिएबल्स है जिनका यूनिट सेम है, दो वेरिएबल्स है अगर उनका यूनिट सेम है तो मल्टीपल लाइन चार्ट, बट दो वेरिएबल है उनका यूनिट्स अगर अलग अलग है तो मल्टीपल एक्सिस चार्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वैल्यूज बहुत ज़्यादा बढ़े, अगर वैल्यूज बहुत ज़्यादा बढ़े तो ग्राफ में फिट करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज का लॉग ले लेते हैं। जैसे हम लोग वैल्यूज का लॉग लेते हैं तो वैल्यूज छोटे हो जाते हैं। जैसे मान लो 100 का लॉग कितना होता है, 2 होता है। 1000 का लॉग कितना होगा, 3 होगा, गिवन दैट बेस इज 10। तो जैसे ही हम लोग वैल्यूज के लॉग ले लेते हैं तो वैल्यूज छोटे हो जाते हैं। तो अगर वैल्यूज बहुत ज़्यादा बढ़े तो उनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग लॉग लेंगे। और जब भी हम लोग लॉग लेंगे तो वो जो भी ग्राफ बनेगा, लॉग लेने के बाद जो भी ग्राफ बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे रेशियो चार्ट। तो रेशियो चार्ट बेसिकली क्या होता है, जो भी वैल्यूज है वो बहुत ज़्यादा बढ़े थे तो उनका हमने लॉग ले लिया, लॉग लेने के बाद जो भी ग्राफ बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे रेशियो चार्ट। अब लाइन चार्ट के बाद नेक्स्ट आता है बार डायग्राम। देखना, ध्यान देना, लाइन चार्ट कब यूज होता है, व्हेन डेटा वेरीज ओवर टाइम। टाइम के हिसाब से डेटा वेरी होगा तो हम लोग लाइन चार्ट यूज करेंगे। बट बार डायग्राम कब यूज होगा, व्हेन देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक ही ग्राफ में मुझे रिलायंस का प्रॉफिट भी शो करना है, टीसीएस का प्रॉफिट भी शो करना है, इन्फोसिस का प्रॉफिट भी शो करना है। तो यहाँ पे टाइम के हिसाब से डेटा वेरी हो रहा है क्या, नहीं, कंपनी के हिसाब से डेटा वेरी हो रहा है। अलग अलग कैटेगरी से, अलग अलग कंपनी से। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बेसिकली बार डायग्राम। बार डायग्राम में बेसिकली ऐसे रेक्टेंगल्स बनते हैं, रेक्टेंगल से हम लोग प्रॉफिट्स को शो करेंगे। तो इट इज़ यूज्ड इफ डेटा इज मल्टीपल कैटेगरीज। अब इसमें भी आगे देखना, देर आर
टू टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स, नेमली हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, वर्टिकल बार डायग्राम। वर्टिकल बार डायग्राम मतलब वर्टिकल बार्स हो गए, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल बार्स बनेंगे। अब कब कौन सा यूज़ करना है, अगर डेटा आपका क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम यूज़ करेंगे। बट डेटा अगर आपका क्वांटिटेटिव है तो वहाँ पे हम लोग वर्टिकल बार डायग्राम यूज़ करेंगे। ये कोई रूल नहीं है, बट यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिखा है तो इसलिए हम लोग फॉलो करेंगे। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव डेटा के लिए वर्टिकल बार डायग्राम और क्वालिटेटिव डेटा के लिए हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। नेक्स्ट आता है इसी में बार डायग्राम में, if there are more than one related data series we will use multiple और grouped bar diagrams जिसमें adjacent bars हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस का मुझे प्रॉफिट भी शो करना है और साथ में सेल्स भी शो करना है, टीसीएस का भी मुझे प्रॉफिट भी शो करना है साथ में सेल्स भी शो करना है, इन्फोसिस का भी प्रॉफिट भी शो करना है और एडजेसेंटली सेल्स भी शो करना है। तो ये जो है ये बेसिकली जो शेडेड वाला पोर्शन है वो तीनों कंपनीज का प्रॉफिट दिखा रहा है और जो अनशेडेड पोर्शन है वो तीनों कंपनीज का सेल्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मोर देन वन रिलेटेड डेटा सीरीज, एक सिंगल डेटा है क्या, सिर्फ प्रॉफिट्स है क्या, नहीं, प्रॉफिट्स के साथ उसका रिलेटेड डेटा सीरीज मतलब सेल्स भी है। तो अगर एक से ज्यादा रिलेटेड डेटा सीरीज है तो वहाँ पे सिंगल बार से काम चलेगा क्या, नहीं, वहाँ पे हमें मल्टीपल बार्स यूज करने पड़ेंगे। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, विल यूज मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम्स जिसमें एडजेसेंट हमारे बार्स होते हैं, बार्स एकदम पास पास होते हैं, तो उसके लिए हमको उसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट बार डायग्राम। तो बेसिकली जब भी हमारे पास सिंगल वेरिएबल है तो हम लोग उसमें क्या यूज करेंगे, सिंपल बार डायग्राम। बट अगर मल्टीपल वेरिएबल्स है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मल्टीपल बार डायग्राम, जिसको हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, एडजेसेंट बार डायग्राम्स। अब इसमें और भी टाइप्स है, देखो, इफ डेटा इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कंपोनेंट्स वी यूज कंपोनेंट और सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि कंपोनेंट या फिर सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या होता है। आगे क्या लिखा है, फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड ऑल्सो फॉर रिलेटिंग द कंपोनेंट्स टू द होल वी यूज डिवाइडेड बार चार्ट्स और परसेंटेज बार डायग्राम्स। अब मैं दोनों चीजें, सबसे पहले तो कंपोनेंट और सब डिवाइडेड बार डायग्राम, कंपोनेंट या फिर उसी का नाम है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ये कहाँ पे यूज करते हैं, जब भी हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स है, एक ही चीज के मल्टीपल कंपोनेंट्स, मतलब मान लो तुम्हारा टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट के कंपोनेंट्स अलग अलग होंगे, फूड होगा, क्लोथिंग होगा, शेल्टर होगा, रेंट होगा, अलग अलग चीजें होगी। तो अगर एक ही कमोडिटी के मल्टीपल कंपोनेंट्स है, एक ही कमोडिटी के मल्टीपल कंपोनेंट्स है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, कंपोनेंट और सब डिवाइडेड बार डायग्राम। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटा ऑफ थ्री फैमिलीज इज गिवन, फैमिली ए, फैमिली बी, फैमिली सी, तीन फैमिली का डेटा दिया है, उनका जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट का अलग अलग कंपोनेंट के हिसाब से बाइफर्केशन दिया है कि फूड के ऊपर कितना खर्चा है, रेंट के ऊपर कितना, एजुकेशन कितना और फिर टोटल कितना, ऐसे पूरा कंपोनेंट के हिसाब से दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, कंपोनेंट और सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो सबसे पहले फैमिली ए के लिए टोटल कॉस्ट कितना था, 15,000। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 15,000 के लेवल तक एक बार बना दिया, उसमें फूड कितना था, 5,000। तो पहले मैंने 5,000 तक फूड को लिया, फिर रेंट कितना था, 8,000। तो 5,000 के ऊपर 8,000 मतलब 5 + 8 13,000 तक मैंने रेंट को शो किया, ग्रीन कलर से रेंट है, और उसके ऊपर और 2,000 मुझे जाना है एजुकेशन के लिए। तो 13,000 से 15,000 और 2,000 में किसके लिए गया, एजुकेशन के लिए। तो ऑरेंज क्या है, एजुकेशन। तो फूड, रेंट, एजुकेशन। वैसे ही ये फैमिली ए का हो गया, फैमिली बी का हो गया, फैमिली सी का हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बार डायग्राम या फिर सब डिवाइडेड बार डायग्राम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट है उसी के अलग 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 कंपोनेंट्स, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट बार डायग्राम। बट अगर मान लो ये जो कंपोनेंट्स है यहाँ पे अगर देखोगे टोटल कॉस्ट सबके अलग अलग है, इसलिए तीनों रेक्टेंगल्स के हाइट अलग अलग है। बट अगर मैं टोटल कॉस्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ कि टोटल कॉस्ट अगर 100% है तो उसमें फूड कितना परसेंट है, रेंट कितना परसेंट है, एजुकेशन कितना परसेंट। वैसे ही फैमिली बी के टोटल कॉस्ट को 100% में कन्वर्ट करो तो फूड कितना परसेंट, रेंट कितना परसेंट, एजुकेशन कितना परसेंट। तो उस केस में तीनों के टोटल कॉस्ट बेसिकली सेम हो जाएंगे, 100%, 100%, 100%। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सेम ऊपर वाली इसको अगर मान लो मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ तो 5,000, अगर 15,000 में से 5,000 हमारा फूड पे खर्चा है तो फूड का अगर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो मैं फूड का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करूंगा, 5,000 डिवाइडेड बाय 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों, फूड पे खर्चा कितना है, 5,000, टोटल कितना है 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100,
तो यहाँ पे फूड का परसेंटेज कितना आ जाएगा 33%। तो फूड का परसेंटेज कितना है 33%। वैसे ही अगर मैं रेंट का परसेंटेज, एजुकेशन का परसेंटेज निकालूंगा तो रेंट आ जाएगा 53, एजुकेशन आ जाएगा 14%, टोटल होगा 100%। तो मैंने तीनों फैमिलीज के टोटल कॉस्ट को 100% में कन्वर्ट किया है और उसके हिसाब से फूड पे कितना परसेंट जा रहा है, रेंट पे कितना जा रहा है, एजुकेशन पे कितना जा रहा है, वो मैंने कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे तीनों फैमिलीज का टोटल कॉस्ट कितना है 100%, 100%, 100%। इसलिए तीनों फैमिलीज का जो भी बार डायग्राम है उसका रेक्टेंगल का हाइट कितना होगा, इक्वल होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिवाइडेड बार डायग्राम या फिर परसेंटेज बार चार्ट। अब ऊपर अगर तुम पढ़ोगे ये कब यूज करना है, देखो, फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड ऑल्सो फॉर रिलेटिंग द कंपोनेंट्स टू द होल। पूरे कंपोनेंट को मुझे होल से रिलेट करना है कि होल में अगर 100% है तो उसमें से फूड कितना है, फूड का कंपोनेंट कितना परसेंट है, 33%। तो एक कंपोनेंट को मुझे अगर पूरे होल डेटा से रिप्रेजेंट करना है या फिर होल डेटा से कंपेयर करना है तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, कंपोनेंट्स, कौन सा यूज करेंगे, डिवाइडेड बार चार्ट्स या फिर परसेंटेज बार डायग्राम। तो जो भी डेटा दिया उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो वो हो जाएगा परसेंटेज बार डायग्राम। तो दोनों में फर्क क्या है, कंपोनेंट या फिर सब डिवाइडेड बार डायग्राम में रेक्टेंगल के हाइट्स अलग अलग होंगे, बट डिवाइडेड बार चार्ट या फिर परसेंटेज बार डायग्राम में कंपोनेंट्स, जो भी आपके बार डायग्राम्स होंगे सबके हाइट सेम होंगे क्योंकि सब 100%, 100%, 100% के हिसाब से फिर उसमें परसेंटेज वाइज कंपोनेंट्स है। और सेम इसी पर्पस के लिए ये जो परसेंटेज बार डायग्राम है इसके अलावा हम लोग एक और यूज कर सकते हैं विच इज पाई चार्ट। और पाई चार्ट में एक न्यूमेरिकल कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि किसी भी पाई चार्ट में, पाई चार्ट बेसिकली क्या होता है, एक सर्कल होता है, उसमें फूड कितना कंपोनेंट है, रेंट कितना परसेंटेज है और एजुकेशन कितना परसेंटेज है, ऐसे अलग अलग 4 कंपोनेंट्स है। अब इसमें कभी कभी पूछते हैं कि किसी भी कंपोनेंट का सेंट्रल एंगल, किसी भी कंपोनेंट का ये जो सेंट्रल एंगल है, ये जो एंगल है, एंगल कैलकुलेट करना है। तो ये जो एंगल कैलकुलेट करना है इसका एकदम सिंपल फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ टोटल डेटा मल्टीप्लाई बाय 3.6। परसेंटेज ऑफ टोटल डेटा मल्टीप्लाई बाय 3.6। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट डायग्राम विद अ व्यू टू रिप्रेजेंट फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू इन मिलियंस 80 मिलियन रुपीज रेवेन्यू कस्टम से आया है, 190 एक्साइज से आया है, 160 इनकम टैक्स से आया है, 75 कॉर्पोरेट से आया है, 35 मिसलेनियस से। तो बेसिकली गवर्नमेंट के पास कितना रेवेन्यू आया है उसका अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से डेटा है। अब सबसे पहले ये जो डेटा है क्या है, लाइन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है कि कैटेगरी के हिसाब से वेरी कर रहा है, कैटेगरी के हिसाब से। तो इसमें लाइन डायग्राम बनाएगा कि बार डायग्राम, लॉजिकली बार डायग्राम बनाना चाहिए। बार डायग्राम का ही सब्स्टिट्यूट क्या है, पाई चार्ट। तो यहाँ पे देखो पाई चार्ट जब भी मुझे बनाना है सबसे पहले तो मैं क्या कैलकुलेट करूँगा कि मेरा यहाँ पे टोटल, तो यहाँ पे आप सबका टोटल हो गया तो ये सबका टोटल आ जाएगा बेसिकली 540। अब 540 आपका टोटल रेवेन्यू है, उसमें से कस्टम्स का रेवेन्यू कितना है 80। तो अगर मैं कस्टम्स का परसेंटेज कैलकुलेट करूँ, कस्टम्स का परसेंटेज कितना आएगा 80 अपॉन 540 मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या आ गया कस्टम्स का परसेंटेज। अब मुझे देखना है कि पूरे सर्कल में कस्टम्स को कितना डिग्री एंगल मिलेगा। तो पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री, उसमें से कस्टम्स जितना परसेंटेज लेगा उसको उतना ही एंगल मिलना चाहिए। तो मल्टीप्लाई बाय हम लोग क्या करेंगे इसको 3.6। यहाँ पे मैंने 360 क्यों नहीं लिया, 3.6 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी मल्टीप्लाई बाय 100 कर चुका हूँ। मल्टीप्लाई बाय 100 अगर मैं कर चुका हूँ तो यहाँ पे 3.6 लेना है, 360 नहीं लेना है। तो इसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो दिस विल बी अराउंड, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्रीज। तो ये जो यहाँ पे डायग्राम बना है इसमें कस्टम्स कौन से शेप से, सर्कल वाले शेप से, मतलब ये जो आपका कस्टम्स का पार्ट है, ये जो आपका कस्टम्स का पार्ट है इसका ये जो सेंट्रल एंगल होगा ये कितना होगा 53 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करना है, न्यूमेरिकल आ सकता है। पहले तो टोटल कॉस्ट निकालो। अगर मुझे कस्टम्स का सेंट्रल एंगल निकालना है तो कस्टम्स का परसेंटेज निकालो। कस्टम्स का परसेंटेज कैसे होगा 80 कस्टम्स डिवाइडेड बाय टोटल 540 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया परसेंटेज। जो भी परसेंटेज है उसको 3.6 से मल्टीप्लाई करो तो आपका सेंट्रल एंगल आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली पाई चार्ट भी यूज कर सकते हैं। तो पाई चार्ट के लिए ये फॉर्मूले याद रखना है कि हम लोग परसेंटेज ऑफ टोटल डेटा इंटू 3.6 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा सेंट्रल एंगल। तो सबसे पहले बार डायग्राम में, सबसे पहले बार डायग्राम कब यूज़ करना है, अगर मल्टीपल कैटेगरी से, उसमें हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम कब यूज़ करना है क्वालिटेटिव के लिए, वर्टिकल बार डायग्राम कब यूज़ करना है क्वांटिटेटिव के लिए। अगर मल्टीपल चीज़ें हैं जैसे प्रॉफिट्स भी है और सेल्स भी, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम्स, जिसको हम लोग एडजेसेंट बार डायग्राम्स भी बोलते हैं। अगर मान लो आपके पास एक ही बेसिक चीज़ है टोटल कॉस्ट, उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे कंपोनेंट और सब डिवाइडेड बार डायग्राम। बट अगर मुझे मान लो
एक कंपोनेंट को पूरे टोटल के साथ रिलेट करना है कि कितना परसेंटेज है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, परसेंटेज बार डायग्राम, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं डिवाइडेड बार चार्ट्स, या फिर इसी का ऑल्टरनेटिव है पाई चार्ट। इसी का ऑल्टरनेटिव है पाई चार्ट। लाइन डायग्राम हो गए, बार डायग्राम हो गए। अब नेक्स्ट आता है आपका जो भी आपका डेटा दिया होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्लास लिमिट्स क्या होते हैं, क्लास बाउंड्रीज क्या होते हैं, इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सब हमने देख लिया। बट इसमें सबसे पहला पॉइंट है फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। अगर किसी भी चीज़ में मतलब कोई भी डेटा दिया होगा, अगर नंबर ऑफ क्लास इंटरवल आपको निकालना है तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। पहले तो रेंज कैलकुलेट करो। रेंज कैसे आता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, उसको डिवाइड करो क्लास लेंथ से, उसको डिवाइड करो क्लास लेंथ से। इसका जो भी आंसर आएगा उसको राउंड अप करो तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। जैसे फॉर एग्जांपल फॉलोइंग आर दी वेट्स इन केजेस ऑफ 36 स्टूडेंट्स। 36 स्टूडेंट्स के वेट्स दिए हुए। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स टेकिंग क्लास लेंथ एज 5। क्लास लेंथ अगर मुझे 5 लेना है मतलब क्या होगा, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। तो सबसे पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कितने क्लास इंटरवल्स की जरूरत पड़ेगी, कितने क्लास इंटरवल्स की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स के लिए फॉर्मूला क्या है, रेंज अपॉन क्लास लेंथ। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे कौन सा है 73, लोएस्ट वैल्यू कौन सा है 45, सॉरी 44 होना चाहिए, लोएस्ट वैल्यू शुड बी 44। तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू करोगे तो आपको रेंज मिलेगा 73 माइनस 44 29। जो भी आपका रेंज है उसको क्लास लेंथ से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करना है, रेंज को क्लास लेंथ से डिवाइड करना है। तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। तो 29 अपॉन 5 करोगे तो ये आएगा 5.8 आएगा। उसको राउंड अप करोगे तो कितना आएगा 6। मतलब मुझे कितने क्लास इंटरवल बनाने पड़ेंगे, 6 क्लास इंटरवल बनाने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट आता है कि क्लास लिमिट्स क्या होता है और क्लास बाउंड्रीज क्या होता है। अब देखो हमारे पास दो टाइप के डेटा होते हैं, एक होता है इंक्लूसिव सीरीज, दूसरा होता है एक्सक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव सीरीज अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, सेम एग्जांपल लेते हैं, मुझे कितने क्लास इंटरवल बनाने हैं 6। मिनिमम वैल्यू कौन सा है 44, मैक्सिमम कौन सा है 73। तो अगर मैं इंक्लूसिव बनाऊंगा तो मेरा क्लास कैसा बनेगा 44 से 48। इंक्लूसिव मतलब नॉन ओवरलैपिंग भी होता है, नॉन ओवरलैपिंग मतलब कंटिन्यूस नहीं होता है। तो 48 के बाद अगला कहाँ पे स्टार्ट होगा 49, तो 49 से 53। अच्छा यहाँ पे अगर तुम देखोगे 44, 45, 46, 47, 48 आ गए 5 वैल्यूज, तो क्लास लेंथ आपका आ गया 5। 49 से 53 वापस क्लास लेंथ 5, तो ये आ गया आपका इंक्लूसिव सीरीज। वही अगर मैं इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करूँ तो हम लोग क्या करते हैं, 48 और 49 में गैप कितने का है, एक का गैप है। एक के गैप को 2 से डिवाइड करते हैं मतलब 0.5। सारे लोअर लिमिट से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। 44 से 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 43.5 आएगा, और सारे अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है तो ये 48.5 आएगा। अब जब इंक्लूसिव सीरीज आता है, जब इंक्लूसिव सीरीज होता है तो इसमें बेसिकली ये जो 44 और ये जो 48 है, ये जो होते हैं ये आपके क्लास लिमिट्स होते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास लिमिट्स। और इंक्लूसिव से जब एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हो तो ये जो 43.5 और 48.5 है ये क्या होते हैं, क्लास बाउंड्रीज। तो इंक्लूसिव में जो होते हैं वो क्लास लिमिट्स होते हैं, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में जब कन्वर्ट करते हो तो वो क्या होता है, क्लास बाउंड्रीज। एक्सक्लूसिव में बेसिकली जो आपके क्लास बाउंड्रीज है वही आपके क्या है, क्लास लिमिट्स। बट यहाँ पे 44 और 48 ये क्या है, क्लास लिमिट्स, और ये इंक्लूसिव है। तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्लास बाउंड्रीज। तो ये दो कंसेप्ट है, क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री का। अब अगला कंसेप्ट आता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तीनों में से बहुत चांसेस है एक क्वेश्चन पूछेगी, या तो फॉर्मूला पूछेगी या फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछेगी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना है उस क्लास का फ्रीक्वेंसी लो डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये जो सेकंड वाला क्लास है, ये जो सेकंड वाला क्लास है, अगर मुझे इसका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मुझे कौन से क्लास का निकालना है, सेकंड क्लास का। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 4, डिवाइडेड बाय इसका क्लास इंटरवल कितना है 5। तो 4/5 विल गिव यू 0.8। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितना आएगा 0.8। फिर अगला क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, वापस फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। डिवाइडेड बाय इस बार क्या करना है, टोटल फ्रीक्वेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल ये वापस सेकंड क्लास का अगर मुझे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास मतलब 4 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 36। तो 4/36 करोगे तो ये आएगा 1/9। ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और आखिरी आता है आपका परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। जो भी आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब ये बेसिकली क्या हो गया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ये जो 1/9 है इसको अगर मैं इवेंचुअली 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या आएगा, बेसिकली आपका
परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ये तीनों याद रखना है, इनमें से एक पूछ सकते हैं वो बेसिकली, या तो फॉर्मूला पूछेंगे या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो ऊपर हमने डेटा को रिप्रेजेंट किया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका अगर हमें ग्राफ बनाना है तो उसमें हिस्टोग्राम बना सकते हैं। हिस्टोग्राम बार डायग्राम जैसे ही दिखता है, इसमें एक ही फर्क है, इसमें जो भी आपके बार्स होते हैं वो काफ़ी नेक्स्ट टू नेक्स्ट होते हैं, बार डायग्राम में गैप्स के साथ होते हैं। तो हिस्टोग्राम इज नथिंग बट एरिया डायग्राम, इसी को हम लोग कभी कभी एरिया डायग्राम बोलते हैं। हिस्टोग्राम्स किसके लिए यूज होते हैं, मोड के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार रिपीट होता है कि मोड फाइंड करने के लिए कौन सा ग्राफ यूज होता है, हिस्टोग्राम। टू ड्रॉ हिस्टोग्राम वी नीड एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी ग्राफ्स है आप देखोगे सारे ग्राफ एकदम एडजेसेंट है, एकदम चिपक चिपक के। मतलब पहला वाला क्लास जहाँ पे खत्म हो रहा है सेकंड क्लास वहीं पे शुरू होना चाहिए। तो पहला क्लास जहाँ पे खत्म हो रहा है सेकंड क्लास वहीं पे शुरू होना चाहिए। ये किस में होता है, एक्सक्लूसिव में होता है, ना कि इंक्लूसिव में। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज होना चाहिए। दूसरा, क्लास इंटरवल्स शुड बी इक्वल। क्लास इंटरवल सारे इक्वल होने चाहिए, क्योंकि अगर क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है तो ये जो रेक्टेंगल का बेस है, ये जो रेक्टेंगल एक्स एक्सिस पे हम लोग सारे क्लास इंटरवल लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग सारे फ्रीक्वेंसी लेते हैं। अगर क्लास इंटरवल अलग अलग है तो इसका बेस छोटा होगा, दूसरे वाले का बेस बड़ा होगा, तीसरे वाले का बेस वापस छोटा होगा, फोर्थ वाले का बेस वापस बड़ा होगा, तो वहाँ पे हिस्टोग्राम बनाना पॉसिबल है। तो एक्सक्लूसिव सीरीज तो चाहिए, उसके साथ साथ क्लास इंटरवल भी इक्वल होने चाहिए। फिर हिस्टोग्राम्स आर यूज फॉर presentation of continuous data series. Okay, it is drawn by making rectangles taking class interval as base. क्लास इंटरवल एज बेस मतलब क्लास इंटरवल कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे। एंड फ्रीक्वेंसी एज हाइट, तो फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पे। तो हिस्टोग्राम में याद कर रखना है ये किसके लिए यूज होता है, मोड के लिए। डेटा कैसा होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए। क्लास इंटरवल कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और डेटा शुड बी कंटिन्यूस। दूसरा पॉइंट, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे, सारे क्लास इंटरवल लेंगे, और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे, सारे फ्रीक्वेंसी लेंगे। अगला ग्राफ आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये जो भी हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम के अगर सारे रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स लोगे, मतलब ये एक मिड पॉइंट हो गया, ये एक मिड पॉइंट हो गया, सारे मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे, सारे मिड पॉइंट्स को अगर आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो ये आपका बनेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इट इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग ऑल द मिड पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ द हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे इन्होंने बना दिया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फिर आता है ओजिव। ओजिव में दो टाइप होते हैं, लेस देन ओजिव और मोर देन ओजिव। लेस देन ओजिव बेसिकली ऐसा ग्राफ होता है, मोर देन ओजिव बेसिकली ऐसा ग्राफ होता है। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है यहां से हमको क्या मिलता है, मीडियन। तो ओजिव ग्राफ काफी यूज होता है टू कैलकुलेट मीडियन। ध्यान देना, मीडियन के लिए क्या यूज होगा, ओजिव। मोड के लिए क्या यूज होगा, हिस्टोग्राम। मीन को ग्राफ से निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते। ध्यान देना, मीन के लिए नो ग्राफ, मीडियन के लिए ओजिव, और हिस्टोग्राम के लिए मोड के लिए हिस्टोग्राम। ओजिव में भी लेस देन ओजिव या मोर देन ओजिव, दोनों लेस देन ओजिव और मोर देन ओजिव का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो आपका क्या होगा, मीडियन। तो मीडियन इट इज ड्रॉन बाय टेकिंग अपर और लोअर क्लास लिमिट्स। ध्यान देना, अपर और लोअर क्लास लिमिट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है। वाई एक्सिस पे अगर फ्रीक्वेंसी लोगे, वाई एक्सिस पे अगर फ्रीक्वेंसी लोगे मतलब आप हिस्टोग्राम की बात कर रहे हो। हिस्टोग्राम में वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आता है, बट वाई एक्सिस पे अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोगे, फ्रीक्वेंसी नहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोगे मतलब आप ओजिव की बात कर रहे हो। ओजिव में भी दो टाइप होते हैं, लेस देन ओजिव और मोर देन ओजिव। तो वाई एक्सिस पे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गया। अब एक्स एक्सिस पे ध्यान देना, एक्स एक्सिस पे अगर मैं अपर क्लास लिमिट्स लेता हूँ, अपर क्लास लिमिट्स, तो मुझे क्या मिलेगा, लेस देन ओजिव। उल्टा सोचना है, एक्स एक्सिस के अगर अपर क्लास लिमिट्स लोगे तो लेस देन ओजिव मिलेगा, बट अगर एक्स एक्सिस पे लोअर क्लास लिमिट्स लोगे तो आपको क्या मिलेगा, मोर देन ओजिव। तो ओजिव ग्राफ में एक्स एक्सिस पे क्या आता है, क्लास लिमिट्स आते हैं, या तो अपर क्लास लिमिट्स आएगा या फिर लोअर क्लास लिमिट्स आएगा, डिपेंडिंग कि लोअर लेस देन ओजिव चाहिए या मोर देन ओजिव चाहिए। और वाई एक्सिस पे क्या आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान देना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नॉट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कहां पे आता है, हिस्टोग्राम में आता है। ये आपका दो ओजिव ग्राफ है, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आपका Q2। Q2 मतलब ही क्या होता है, मीडियन। और अगला आता है फ्रीक्वेंसी कर्व। अब फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, बेसिकली हमने इसमें से एक फ्रीक्वेंसी कर्व जो है बेल कर्व, ये ऑलरेडी कहाँ पे पड़ा हुआ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे टोटल 4 टाइप के फ्रीक्वेंसी कर्व है। एक होता है बेल कर्व जो बेल के शेप में होता है, उसी का उल्टा यू कर्व। फिर तीसरा होता है जे शेप कर्व, और चौथा है मिक्स्ड कर्व। तो इसमें अगर तुम देखोगे, अ फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ स्मूथ कर्व फॉर विच टोटल एरिया इज टेकन टू बी यूनिटी। हमने प्रोबेबिलिटी में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा है फ्रीक्वेंसी कर्व का टोटल एरिया कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि टोटल एरिया हम लोग कितना लेते हैं, यूनिटी लेते हैं। The frequency curve for a distribution can be obtained by drawing a smooth and free hand curve through the midpoints of the upper side of the rectangle. ध्यान देना, हिस्टोग्राम के जो रेक्टेंगल है
उनके मिड पॉइंट्स को अगर तुम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बट इनको अगर फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन करोगे, फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी कर्व। तो हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट से दो चीजें निकलती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व। अगर मिड पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते जाओगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बट उनको अगर तुम फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन करोगे तो फ्रीक्वेंसी कर्व। और फ्रीक्वेंसी कर्व में टोटल 4 टाइप्स के कर्व है। अब बेल कर्व, इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें वो बोल सकते हैं, पहले तो बेल कर्व का प्रॉपर्टी समझो। ये जो कर्व है लेफ्ट साइड से स्टार्ट होते होते पहले मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है और फिर वापस ड्रॉप होके मिनिमम पॉइंट पे आता है। तो ऐसा कर्व जो कि लेफ्ट साइड से राइट साइड पे पहले मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है, पीक पे आने के बाद वापस मिनिमम पॉइंट पे आता है, तो वो कौन सा कर्व होगा, बेल कर्व। यू शेप कर्व एग्जैक्टली उल्टा, लेफ्ट साइड में मैक्सिमम होता है, फिर धीरे 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 मिनिमम पे आता है और फिर मिनिमम से वापस ऊपर जाके मैक्सिमम पे पहुंचता है। तो ऐसा कर्व जो मैक्सिमम से स्टार्ट होके धीरे 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 मिनिमम पे आता है, लोएस्ट पॉइंट पे आके वापस यू टर्न लेके ऊपर की तरफ जाता है, तो वो कौन सा होगा, यू शेप्ड कर्व। तीसरा होता है जे शेप्ड कर्व, जो एक ही सिंगल डायरेक्शन में जाता है। मतलब बेसिकली तुम बोलोगे कि यहाँ पे वो नीचे जा रहा है, बट एक बहुत ही छोटा पार्ट है वो जहाँ पे नीचे जा रहा है। मेजोरिटी पार्ट के लिए ये या तो सिर्फ ऊपर जाएगा, मतलब जे शेप्ड है तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। तो ऐसा कर्व जो स्टार्ट होता है लोएस्ट पॉइंट से और तुरंत कंटिन्यूसली ऊपर ही जाते रहता है, ऊपर ही जाते रहता है, वापस नीचे कभी नहीं आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जे शेप्ड कर्व। और तीसरा होता है मिक्स्ड कर्व, जो कुछ समय के लिए ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, तो ये हो गया मिक्स्ड कर्व। तो इसमें बेसिकली वो चारों कर्व्स में से किसी भी कर्व को डिफाइन करके आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो कौन से कर्व को डिफाइन कर रहा है। तो सबसे पहले बेल कर्व, बेल कर्व में क्या होता है, मिनिमम पॉइंट से स्टार्ट होकर मैक्सिमम तक जाएगा, मैक्सिमम से वापस मिनिमम पे आएगा। यू शेप्ड उसका उल्टा, मैक्सिमम से स्टार्ट होकर नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, मिनिमम से वापस ऊपर जाएगा, तो यू बनेगा। जे शेप में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर ही जाते रहेगा, तो वो हो गया यू शेप कर्व। और फाइनली होता है मिक्स्ड कर्व, जो ऊपर नीचे बेसिकली मिक्स डायरेक्शन में जाता रहेगा, तो ये आपका हो गया मिक्स्ड कर्व। तो ये हो गया आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन। इसमें कुछ ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक बार इनको भी कर लेते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक सच एज स्मोकिंग हैबिट, नेशनलिटी, जेंडर, ये एट्रीब्यूट है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। लाइन डायग्राम्स आर वन डायमेंशनल, लाइन डायग्राम्स आर वन डायमेंशनल क्योंकि इसमें एक ही डायमेंशन होता है। लाइन का क्या होता है, बेसिकली सिर्फ लेंथ होता है और कुछ नहीं होता है। बार डायग्राम्स, हिस्टोग्राम्स एंड पाई चार्ट आर टू डायमेंशनल। बार डायग्राम्स में लेंथ और विड्थ होता है, हिस्टोग्राम बेसिकली बार डायग्राम जैसे होता है। तो बार डायग्राम्स का ही पार्ट क्या है, पाई चार्ट, ये दोनों क्या है, टू डायमेंशनल। और क्यूब डायग्राम्स जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल। ये बेसिकली सिलेबस में है नहीं, बट मॉड्यूल में या फिर कहीं पे तुम मेंशन किया हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यूब डायग्राम्स आर 3 डायमेंशनल। इफ अ वेरिएबल टेक्स ओनली होल नंबर्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। ये थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा हुआ है। जैसे अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डेसिमल हो सकता है क्या, नहीं। ऐसा कभी हो सकता है क्या 2.3 स्टूडेंट्स पास हुए, नहीं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल टेक ओनली होल नंबर्स, तो ये क्या होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल। बट इफ अ वेरिएबल टेक्स होल नंबर्स एज वेल एज डेसिमल्स, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस वेरिएबल। जैसे अगर मैं बोलूँ हाइट ऑफ स्टूडेंट होल नंबर भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस वेरिएबल। तो ये हो गया आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे सैम्पलिंग। ये आएगा कुछ 4 से 5 मार्क्स के लिए। अगला जो पार्ट होगा यूनिट 2 वो होगा सैम्पलिंग, वो भी आएगा कुछ 4-5 मार्क्स के लिए। एक बार वो वीडियो भी अगर हो जाएगा, मतलब जब भी वो वीडियो होगा, उसके बाद मैं इन दोनों के जो भी पास्ट पेपर के या 4 या 5 पास्ट पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि क्लैरिटी आएगी कि थियरी पढ़ना कैसे है और उसको क्वेश्चंस के साथ